गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज क्लास 9 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के नाम से है, जिसमें हम फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका उपयोग कहाँ हम लोग के डेली लाइफ में होता है उसको हम लोग देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में क्या रिलेशन है, क्यों ये फोर्स के साथ लॉज ऑफ मोशन को जोड़ने का क्या मतलब है। क्या फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में कोई ना कोई रिलेशन है? ऑब्वियसली है। आप देखो कि आप फोर्स पढ़ना चाहते हो तो फोर्स के बारे में या किसी भी चीज के बारे में क्या पढ़ना है? पहले तो उसका डेफिनेशन कि क्या होता है फोर्स, फिर फोर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे कि फोर्स अगर कहीं हमको निकालना हो कि कितना फोर्स लग रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला चाहिए। और तीसरा, फोर्स का क्लासिफिकेशन चाहिए, मीन्स कितने तरह के फोर्स होते हैं, मीन्स फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का फॉर्मूला एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। ये तीन चीज फोर्स के बारे में अगर आपको पता लग जाता है, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स। और आपको पता होगा कि लॉज ऑफ मोशन भी तीन है। हमको क्या है, फोर्स के बारे में तीन चीज पता भी करना है और लॉज ऑफ मोशन भी कितने हैं? तीन। हमको फोर्स के बारे में क्या क्या चाहिए? देखिए, ये है फोर्स और ये है लॉज ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में तीन चीज चाहिए। पहला, डेफिनेशन ऑफ फोर्स चाहिए, दूसरा फॉर्मूला फॉर फोर्स चाहिए, और तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स चाहिए। ये फोर्स के बारे में तीन इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। और लॉज ऑफ मोशन भी तीन है। पहला जो लॉज है वो कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग गैलीलियोज लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, जिसका चर्चा हम बाद में करेंगे जो फर्स्ट लॉ में सेपरेटली डिस्कस करूंगा। दूसरा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और तीसरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये तीनों लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये तीनों लॉज दिया गया है न्यूटन के द्वारा, इसलिए इस तीनों लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपको अगर लॉज ऑफ मोशन में पूछना हो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ कौन है, तो आप ये हर हमेशा समझना कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का पूछा जा रहा है। अब तुम कहोगे कि सर ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और भी कहीं है। जब आप ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो वहां पर केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ना है, और वहां भी केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन तीन है। इसलिए यहां पर जो लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन का मतलब लीनियर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके मोशन से रिलेटेड लॉज की बात हो रही है। और जो केप्लर का प्लैनेटरी, ये जो लॉज ऑफ मोशन है वो प्लैनेट के लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। इसलिए ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ हम लोग जनरली यूज करते हैं, बट दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ। अब देखिए, मैं कोरिलेट करना चाह रहा था फोर्स को और लॉज ऑफ मोशन। अब यहाँ पे पहला जो लॉज है मोशन का, वो जब पढ़िएगा तो फोर्स का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, फोर्स का डेफिनेशन मिल जाएगा। सेकेंड लॉ जब पढ़िएगा तो फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, और थर्ड लॉ जब पढ़िएगा तो ये आपका फोर्स का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। यानी आपको फोर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेना है। अगर तीनों लॉज ऑफ मोशन आपने न्यूटन का पढ़ लिया, मतलब फोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। कोई दिक्कत समझने में नहीं? पॉज करिए, उतारिए पढ़ा, सब कुछ आगे बढ़ो।
अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन। ठीक, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या और न्यूटन ने कैसे गेस किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट को गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गैलीलियो ने कि स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है गैलीलियो का स्पेलिंग सही हो तो इसको मैच कर लीजिएगा। इस ढंग का एक फ्रिक्शनलेस ट्यूब लिया, मींस ऐसा ट्यूब जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है, और एक कांच के स्फेयर को एक से छोड़ा तो देखा क्या कि ये कांच का स्फेयर कहां तक चलते रहा, जब तक जिस हाइट से गिराया नहीं गया तब तक वो चलता रहा, जब तक वो उसी हाइट तक पहुंच नहीं गया। अब गैलीलियो ने क्या किया कि थोड़ा सा ट्यूब को चेंज किया, उसके शेप को, और बॉब को यहां से गिराया तो देखा कि अभी भी बॉब तब तक चल रहा है जब तक वो उसी हाइट पे पहुंच नहीं गया। देखिए सेम हाइट पे पहुंचा, तब जाके यहां से रुक गया और फिर क्या होने लगे, वापस होने लगे। अब गैलीलियो ने क्या किया कि ट्यूब का साइज इस ढंग का कर दिया। अब इस बॉब को फिर यहां से छोड़ा, अब ये बॉब तब तक चलता रहेगा जब तक उसी हाइट पे पहुंच नहीं है, और जिस शेप का आपका ट्यूब है उस शेप के ट्यूब में कभी ऐसा संभव नहीं होगा कि ये बॉब उस हाइट तक पहुंच जाए, क्योंकि ये मुड़ा ही नहीं है, ये तो सीधा पैरेलल टू अर्थ हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये बॉब क्या होते रहेगा, चलता ही रहेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, बॉब तब तक चलेगा जब तक वो उसी हाइट पे नहीं पहुंच जाएगा जिस हाइट से गिराया गया है। यहां भी आप देखिए ज्यादा दूरी तय किया, उस हाइट तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय किया, तो दूरी कुछ भी तय कर सकता है, लेकिन रुकेगा कहां जाके, जितना हाइट से गिराया उतना हाइट जब तक पहुंचेगा नहीं रुकेगा। अब ये देखिए यहां से गिराया किस ढंग का हो गया कि ये चलता रहेगा, चाहे जो दूरी किसको चलना पड़े, ये चलता ही रहेगा जब तक उस हाइट पे पहुंच नहीं जाएगा, और कभी वो उस हाइट पे पहुंच नहीं पाएगा, मतलब वो बड़ी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए। ध्यान से सुनिएगा, गैलीलियो ने क्या कहा कि कोई भी बॉडी तब तक यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मींस के बॉब को यहां से जब ड्रॉप करेंगे तो ये चलते रहेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। अगर बाहर से नहीं से रुक तो मतलब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो गैलीलियो ने कहा कि ये बॉडी, if a body moving with a uniform velocity, then that body will maintain the velocity until and unless an external force is not applied on that body. This is the law of Galileo. गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था इससे यही कंक्लूजन निकला। अब न्यूटन साहब ने क्या किए, बस गैलीलियो के इसी कंसेप्ट को पकड़ा और उसमें थोड़ी सी अपनी बात को जोड़ते हुए एक रूल बना दिया, एक लॉ बना दिया गया, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन ने कहा कि नहीं, अगर कोई चल रहा है तो चलता तो रहेगा, ये तो ठीक है। दूसरा उन्होंने जोड़ा कि अगर कोई रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, और तब तक रुका रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी न्यूटन ने जो पहला लॉ दिया, पहला लॉ है अ बॉडी इज इन मोशन विल बी इन मोशन, अ बॉडी इज इन रेस्ट विल बी इन रेस्ट until and unless an external force is not applied on that. This is the first law of Newton. So write down the statement of first law of Newton. मैं इसको मिटा रहा हूं, आप पॉज करके लिखना तो लिख लीजिए।
दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है? ए बॉडी इज इन रेस्ट, विल बी इन रेस्ट। A body is in motion, will be in motion until and unless an external force is not applied on that. This is the statement of first law of motion. अब देखिए, आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि फर्स्ट लॉ जब पढ़ोगे तो फोर्स का डेफिनेशन आ जाएगा। अब इस लॉज को देखने से आपको कहां कुछ फोर्स के बारे में बताया जा रहा है? एक जगह एक वर्ड लिखा है फोर्स के बारे में, वो है। तो देखिए, थोड़ा सा हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एनालाइज करें और इसका जब एनालिसिस होगा तो आपको फोर्स का डेफिनेशन मिलेगा। अब देखिए इसका एनालिसिस कैसे? अ बॉडी इज इन रेस्ट, विल बी इन रेस्ट। कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, लेकिन कब तक में? जब तक कोई फोर्स ना लगे। लेकिन अगर फोर्स लग जाए तो क्या होगा? तो ये तो न्यूटन बताया ही नहीं। न्यूटन ने कहा कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक फोर्स ना लगेगा। और अगर फोर्स लगा दे तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसमें फोर्स लगा दोगे तो वो मोशन में हो सकता है, वो मोशन में चला जा सकता है। नहीं, यहाँ पे कोई चीज रुका हुआ है, मैं पीछे से पुश करूंगा तो क्या होगा? बॉडी रुका रहेगा कि आगे बढ़ जाएगा? आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि किसी भी बॉडी को आप आगे बढ़ा दीजिएगा, वो एक अलग केस है, वो एक फ्रिक्शन से रिलेटेड केस है, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है, वो वहां पे मैं जब कभी बात करूंगा तो करूंगा। लेकिन फोर्स अगर किसी रुकी हुई वस्तु पे लगेगी तो उसका पोजीशन चेंज हो सकता है, मतलब वो रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है। दूसरा, अब बॉडी इज इन मोशन, विल बी इन मोशन। दूसरा कह रहे हो कि बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया तब क्या होगा? तो बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। जरा इसको समझिए। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म। देखिए यहां पे मेरे कहने को कुछ मतलब है, मैं समझा रहा हूं। सपोज करो कि साइकिल से आगे जा रहा है और पीछे से आपने साइकिल को धक्का दिया, क्या होगा? आपने फोर्स लगाया। आप क्या कह रहे हो कि बॉडी इज इन मोशन, विल बी इन मोशन until an external force is not applied on that। अब फोर्स तो मैंने लगा दिया, फिर क्या होगा? तो दो बातें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाए, जितना वेलोसिटी से चल रहा था उससे ज्यादा हो जाए। वो डिपेंड कर रहा है कि आपके फोर्स का डायरेक्शन क्या है। साइकिल इधर जा रही है, आप फोर्स उधर ही लगा रहे हो तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन बॉडी इधर जा रहा है और फोर्स आप पीछे लगा दिए तो फिर क्या होगा? बॉडी कुछ दूर चलने के बाद रेस्ट में हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा क्या कि यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी अगर चल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट हो जाए, उसका यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो जाएगा। मींस जिस मोशन से वो चल रहा था वो मोशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब चेंज होने का मतलब क्या होगा? अगर 100 के स्पीड से चल रहा है तो 500 भी हो सकता है, 100 के स्पीड से चल रहा है 0 भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये कंक्लूजन आया कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी वस्तु पे अगर लगे तो उसका पोजीशन चेंज कर दे। अगर कोई रेस्ट में फोर्स लगा देंगे, किस में आ गया? मोशन में। अगर कोई मोशन में है, फोर्स लगा दिए पीछे, क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। मतलब बॉडी का पोजीशन चेंज हो सकता है। अगर कोई बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी का क्या हो सकता है? पोजीशन चेंज हो सकता है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो, आप फोर्स का डेफिनेशन ये देना चाहते हो कि फोर्स इज ए फिजिकल काउच दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के पोजीशन को चेंज कर सकता है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। मैंने बताया, सपोज करो कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और आप पीछे से उसको धक्का दे रहे हो कि चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्या उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा? बॉडी रेस्ट में है, आप फोर्स लगा दिए, मोशन में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो फिर तो आपने जो डिफिनेशन दिया फोर्स का, वो क्या दिया? फोर्स वो चीज होता है जो किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर सकता है। लेकिन ट्रेन पर जब आपने फोर्स लगाया तो वो फोर्स बॉडी के पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फोर्स नहीं लगा रहे। हाँ, आप फोर्स नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि फोर्स का आपने डिफिनेशन क्या दिया? फोर्स का डिफिनेशन आपने लिखा अ फिजिकल काउच
that can change the position of the body। पोजीशन का मतलब रेस्ट है, मोशन, मोशन से रेस्ट। लेकिन जब ट्रेन पे आप लगा रहे हो फोर्स, ट्रेन को जब आप ठेल रहे हो आगे की तरफ, तो ट्रेन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप फोर्स नहीं लगा रहे, क्योंकि फोर्स किसको कहते हैं? तो कहता है वो कारण जो बॉडी के पोजीशन को क्या करे, चेंज करे। आप फोर्स 3 बार लगा रहे हो, ट्रेन का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने फोर्स नहीं लगाया। अब तुम कहोगे कि सर ये तो बेवकूफ बनाने वाली चीज है, कोई अंधा भी देखेगा तो कहेगा कि नहीं बंदा दिन भर फोर्स लगा रहा है, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। और हम आपको फिजिक्स पढ़ा के कह रहे हैं कि नहीं, फोर्स आप लगा ही नहीं रहे हो, क्योंकि फोर्स लगने से बॉडी का पोजीशन चेंज होता है, लेकिन ट्रेन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आप गलत हो? नहीं, आप फोर्स लगा रहे हैं, जेन्युइनली लगा रहे हो, सही लगा रहे हो। तो गलत क्या है? गलत ये भी नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है ही नहीं। फोर्स का डिफिनेशन, फोर्स का डिफिनेशन है फिजिकल पावर दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी और ट्राई टू चेंज। अब देखिए, मैंने क्या किया, ट्राई करना। हम ट्रेन पे ट्राई तो कर रहे हैं ना, उसका पोजीशन चेंज करने का कोशिश तो कर रहा हूं ना, हो नहीं हो वो अलग मैटर है। इसलिए पोजीशन चेंज हो जाता है तो भी फोर्स लग रहा है, या फिर पोजीशन चेंज करने का कोशिश हो रहा है तो भी फोर्स लग रहा है। इसलिए फोर्स का डिफिनेशन हो जाएगा ये फिजिकल पावर दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। पॉज करके उतारिए किया। अब आपको लग रहा होगा कि चलो फर्स्ट लॉ खत्म हुआ भाई, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ क्यों पढ़ना था? फोर्स का डिफिनेशन। फोर्स का डिफिनेशन तो हो गया, फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। जी नहीं, अभी फर्स्ट लॉ में बहुत सारी चीज बाकी है, उसमें से एक चीज है इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या है, जब इसको समझो। कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, फर्स्ट लॉ बोला है। मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। यानी हर एक बॉडी में एक गुण है। क्या गुण है? कि वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने का गुण है, वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। ये अलग बात है कि आप बाहर से फोर्स लगा के उसके पोजीशन को आप चेंज कर देते हो, लेकिन उसमें गुण कौन सा है? कि वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है, और इसी गुण को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। यानी इनर्शिया है क्या? तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ मोशन। द प्रॉपर्टी इनर्शिया वो गुण है जिस गुण के कारण बॉडी अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखना चाहता है, उसी पोजीशन में रहना चाहता है। और इनर्शिया दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एक है
inertia of rest और एक है inertia of motion। देखिए फर्स्ट का जो है ना वो थोड़ा सा उबाऊ लगेगा आपको, क्योंकि इसमें जो भी चीजें आपको पढ़नी है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव इन दी सेंस कि इसमें कहीं कोई कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, सिर्फ बात है, सिर्फ लिखा हुआ चीज मिलेगा, उसी को समझना है। बट इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे व्यवहारिक जीवन में, इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इसको समझना। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? तो कहता है कि बॉडी जो रेस्ट में है वो उसके पास कौन सा गुण है? रेस्ट में रहने का गुण। तो रेस्ट में रहने के गुण को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और मोशन में रहने के गुण को क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन। लिख देता हूं। The property to maintain the position of rest और inertia of motion क्या है? The property to maintain the position of motion। ठीक है, तो ये दो तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। आपको लग रहा होगा ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन देख के लग रहा है कि ये तो करीब करीब वही चीज है जो फर्स्ट लॉ में बताया गया। फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया था? बॉडी रेस्ट तो रेस्ट करो, मोशन तो मोशन में रहो। तो वही चीज तो यहाँ पे करीब करीब लिखा हुआ है, इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। मैं शुरू में बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को तीन नाम से जाना जाता है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, दूसरा गैलीलियोज लॉ और तीसरा लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ नहीं बोल देगा लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया को आप एक्सप्लेन करते रहिए। अब देखिए यहां पे अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होते रहता है हमारे समाज में इनर्शिया के कारण, इस प्रॉब्लम को देखिए। सपोज करो कि ट्रेन रुकी हुई है और वो खुली तो क्या होता है, उसमें जो बैठा हुआ बंदा है वो पीछे की ओर झुकता है। अब ऐसा क्यों होता समझिए, जब ट्रेन खुलती है तो आपका जो पोर्शन ट्रेन से अटैच है, सपोज करो कि आपका ये यहां से नीचे का पोर्शन, जो कमर से नीचे का पोर्शन है वो सीट पे है, तो वो तो ट्रेन से अटैच है। ट्रेन जैसे ही चली वो कमर से नीचे वाला पोर्शन चल दिया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन कह रहा है कि नहीं भैया हम पहले से रेस्ट में थे, अभी भी मैं रेस्ट में ही रहूंगा। इनोसेंटली एकदम ईमानदार है बेचारा, कह रहा नहीं मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करूंगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि बॉडी पहले से जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। अब समझिए कि मेरा पैर पकड़ के कोई आगे खींचे और बॉडी कहे कि आगे नहीं जाएगा, तो क्या होगा? पैर तो आगे चला जाएगा, फिर आपका बॉडी कहां जाएगा? पीछे जाएगा। तो ये भी होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसी तरह से ट्रेन अगर चल रही है, अचानक रुक जाए तो पैसेंजर आगे की ओर झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि जैसे ट्रेन चल रही है तो पूरा बॉडी आपका ट्रेन के स्पीड से क्या है, मोशन में है। जैसे ही ट्रेन रुका तो कमर के नीचे वाला पोर्शन ट्रेन से अटैच है, ये ट्रेन के साथ रुक गया, लेकिन आगे वाला पोर्शन ऊपर वाला कह रहा है कि नहीं भाई
हम पहले से चल रहे थे, अब भी चलेंगे, तो आप जरा समझिए, आपका पैर कोई रोक दे और ये कहे कि आगे चलेंगे तो जाइए आगे, फिर मुंह के बल गिर जाइए। ठीक है, आप देखते होंगे कार में सीट बेल्ट दिया जाता है और जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं उसको लगाना, बट ये आपकी सेफ्टी के लिए है। जिस तरह से हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है, उसी तरह से सीट बेल्ट जो होता है फोर व्हीलर के जो पैसेंजर होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए है। क्योंकि सपोज करो कि कभी एक्सीडेंट होता है या सडन ब्रेक लगाना पड़ता है, तो आदमी क्या होगा, आगे की तरफ झुकेगा, जिसके कारण उसका जो हेड है वो स्टीयरिंग से टकराएगा। स्टीयरिंग से टकराएगा तो हेड इंजरी हो जाएगी। अब उसको बचाने के लिए क्या दिया जाता है, सीट बेल्ट दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपरली आगे की तरफ जितना जाना है उतना जा ही नहीं सके। सीट बेल्ट आपको ठीक क्या करे, पीछे की तरफ खींच ले, आपका सर टूटने से बच जाएगा। तो ये सीट बेल्ट है। फिर देखिए, आपको पेड़ से फल तोड़ना होता है, आप क्या करते हो, पेड़ को हिलाते हो, फल गिर जाता है। क्यों होता है ऐसा? पेड़ और फल, समझ लो पेड़ ट्रेन है, फल जो है उसका पैसेंजर है, दोनों पहले रेस्ट में है। अब आपने पेड़ को हिलाया तो पेड़ तो मोशन में आ गई, लेकिन फल कह रहा है नहीं, पहले से हम रेस्ट में थे, अब भी रेस्ट में रहेंगे। तो अरे भाई, जब आदमी को जर्क लग सकता है तो फल को जर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? जर्क लगेगा, तो उसका डंठल कमजोर होता है, डंठल क्या हो जाता है, टूट जाता है और फल गिर जाता है। उसी तरह से आप देखोगे बेडशीट वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, झाड़ते हैं उसके डस्ट को हटाने के लिए। क्यों? ऐसे ही समझिए कि बेडशीट ट्रेन है और जो डस्ट है वो उसका पैसेंजर है। जब आप फोर्स लगाइएगा बेडशीट पे तो बेडशीट तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन उसमें जो डस्ट है वो कहेगा नहीं, पहले से हम रेस्ट में थे, अभी भी रेस्ट में रहेंगे, तो उस पर भी जर्क लगेगा, और जर्क लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। आप क्या करो कि एक ग्लास ले लो, ठीक है, एम्प्टी ग्लास, उसमें क्या करिए, एक कार्डबोर्ड काट के रख दीजिए, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए, कार्डबोर्ड को जर्क दीजिए कस के, ठीक है, आप देखो कार्डबोर्ड निकल जाएगा और सिक्का उसी गिलास में गिर जाएगा। क्यों ऐसा होता है? तो ये तो बड़ा कॉमन चीज है। आप फोर्स किस पे लगाए, कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड का पोजीशन चेंज हो जाए, क्योंकि आप फोर्स का डेफिनेशन ही पढ़े हैं, क्या है फोर्स, वो चीज है जो किसी बॉडी पे लगता है तो उसका पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब कार्डबोर्ड पे आपने फोर्स लगाया, कार्डबोर्ड मोशन में आ गया, सिक्का पर आपने फोर्स लगाया था नहीं, तो सिक्का मोशन में क्यों आएगा, सिक्का मोशन में नहीं आएगा, रेस्ट में ही रहेगा, तो वहां जगह जैसे ही खाली होगा वो उसमें क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये सारे कुछ जो मैं बता रहा था आपको, ये सारे कुछ बेस्ट थे एनर्जी ऑफ रेस्ट और एनर्जी ऑफ मोशन पे। और उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊंगा जो मैं पहला चैप्टर में दिया था। एक क्वेश्चन है, उसका जवाब मैं कल दूंगा, कल के वीडियो में। दो ट्रक है, एक लोडेड है और एक अनलोडेड है, एंड बोथ आर रनिंग विद सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से जा रहा है, सेम वेलोसिटी से जा रहा है, और दोनों ड्राइवर को एक ही टाइम बोला गया कि गाड़ी रोको, तो दोनों में से किस ड्राइवर को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा गाड़ी रोकने के लिए, जो लोडेड है या जो अनलोडेड है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कल दीजिएगा। अभी जो एक पेंडिंग क्वेश्चन है, याद करिएगा, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। हमारे कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर प्रीवियस जो क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन आपने बताया नहीं था, होमवर्क दे दिया था लेकिन आपने बताया नहीं। तो मैं क्वेश्चन आपको फिर से बोलता हूं, आपको याद कर जाएगा और मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूं। क्वेश्चन था कि एक बॉल है, दीवार है, एक बॉल जा रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से गया है, टकराया, और टकराने के बाद ये जब लौटा v, तो v इसकी वेलोसिटी क्या रही, v। क्वेश्चन था फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। आप मेरा स्केलर और वेक्टर वाला मेरा देख लीजिए लेक्चर, मैंने कहा था कि जो वेक्टर होगा वहां डायरेक्शन बहुत मायने रखेगा।
और यहाँ पे डायरेक्शन बताने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरब की तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ दीवार की तरफ जा रहा है, तो दीवार की तरफ जा रहा है किस वेलोसिटी से भी, और रिटर्न हो रहा है किस वेलोसिटी से भी, लेकिन दोनों का वैल्यू तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, और वेलोसिटी में डायरेक्शन मायने रखता है। इसलिए अगर जाने वाले का आप प्लस लेते हैं तो आने वाले का साइन क्या लेंगे, माइनस। यहां प्लस और माइनस का कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। प्लस और माइनस का मैथमेटिक्स में जो मतलब होता है वो मतलब यहाँ प्लस और माइनस का नहीं है। यहाँ प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है। अगर मान लो कि हम कोई अंतर नहीं पड़ता, आप इधर वाला ही पॉजिटिव ले सकते हो, इधर वाला को क्या ले सकते हो, निगेटिव ले सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन किसी एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव करना होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैंने पूछा चेंजिंग वेलोसिटी, ठीक है, तो अगर ये प्लस है और ये माइनस